फर्टिलिटी के पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें हमें कुछ पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा स्पर्म काउंट तो नॉर्मल है फिर भी पत्नी कंसीव नहीं हो रही है, तो ये क्या समझते हैं। तो ये समस्या ये है, जब हम सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट डिटेल में देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसमें मोटिलिटी कम है। तो लो स्पर्म मोटिलिटी क्या है, उसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, उसके लिए क्या आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है जिससे ये समस्या का समाधान हो सकता है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामदास गर्जे, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेद चिकित्सक। गत 16 से अधिक वर्षों से आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से सैकड़ों से अधिक दाम्पत्यों को प्राकृत गर्भधारणा के लिए, संतति सुख के लिए सहायता कर रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो लो स्पर्म मोटिलिटी क्या है? तो लो स्पर्म मोटिलिटी को कहा जाता है एस्थेनोअज़ोस्पर्मिया। तो ये समस्या के कारण स्पर्म काउंट नॉर्मल होके भी, वॉल्यूम नॉर्मल होके भी या अदर पैरामीटर नॉर्मल होके भी मोटिलिटी कम है, इसके वजह से गर्भधारणा नहीं होती है। तो ये समस्या एग्जैक्टली क्या है? तो देखिए, सीमेन में महत्वपूर्ण पार्ट है शुक्राणु अर्थात स्पर्म। तो स्पर्म को जो है आफ्टर इजैकुलेशन उसको अपत्य मार्ग से ट्रैवल करना है गर्भाशय से लेके फॉल्यूमेन ट्यूब तक। तो इस प्रोसेस में उसको चाहिए गति। अगर ये स्पर्म की गति कम होती है, वो ठीक से स्विम नहीं कर पाते और उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते या उसमें असमर्थ होते हैं, तो क्या होगा कि शुक्राणु अंडाणु से, मतलब स्त्री बीज से फर्टिलाइजेशन होने में असमर्थता होती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसके कारण गर्भधारणा होने में रुकावट आती है। तो ये समस्या है, उसको कहते हैं लो स्पर्म मोटिलिटी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से 40% से अगर एक्टिव स्पर्म कम है तो उसको कहा जाता है एस्थेनोअज़ोस्पर्मिया। तो एस्थेनोअज़ोस्पर्मिया भी एक गंभीर समस्या है और इसका उपचार हम लोग नहीं करते हैं तो डेफिनेटली गर्भधारणा में रुकावट आएगी। तो लो स्पर्म मोटिलिटी, इसके क्या कारण है, क्यों समस्याएं उत्पन्न होती है? तो जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए हम कारण देखते हैं, सारे कारण लगभग इसमें सेम ही है। तो इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं, ईमेल इनफर्टिलिटी, पंचकर्म बिफोर प्रेगनेंसी और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन सारे वीडियो में हमने इस कारण के बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी इसमें इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास करते हैं। तो जनरली इसमें जो पहला कारण है वो है रेडिएशन। जो व्यक्ति रेडिएशन के संपर्क में काम करते हैं या उष्णता के संपर्क में काम करते हैं या एक्सरे मशीन, जेरोक्स मशीन या रेडिएशन ये जहाँ से निकलता है, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिन व्यक्तियों में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, उन व्यक्तियों में ये समस्या डेफिनेटली होती है। इसके अलावा FSH, LH, TSH इस हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है। वेरिकोसिल, जिन पुरुषों में टेस्टिस में वेरिकोसिल पाया जाता है, उन पर्सन्स में उनके सेमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में देखने को मिलेगा स्पर्म मोटिलिटी कम रहना। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डिलीशन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और ओबेसिटी, थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, कोई व्यक्तियों को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो चुका होगा या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, इन व्यक्तियों में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। या कोई व्यक्ति को एक लॉन्ग स्टैंडिंग तक क्रॉनिक दवाई चालू है कोई सीरियस इलनेस के लिए, उन पर्सन में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो हमने अभी इंफॉर्मेशन ली कि इसके क्या क्या कारण हैं। अभी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करने जरूरी है। तो स्पर्म मोटिलिटी के देखने के लिए अर्थात पहला महत्वपूर्ण टेस्ट है सीमेन एनालिसिस टेस्ट। तो हमें इस सीमेन एनालिसिस टेस्ट में हमें देखना है काउंट, वॉल्यूम और मोटिलिटी। तो ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेस्टिस, दैट इज स्कोर्टम यूएसजी। तो इसमें हमें देखना है कि वेरिकोसिल ये है क्या। इसके अलावा कुछ हार्मोन टेस्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच। इसके अलावा डायबिटीज की टेस्ट हमें देखना है कि पेशेंट को शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। और महत्वपूर्ण टेस्ट है यूरिन एनालिसिस, जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शन हमें देखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसके अलावा रिक्वायर पड़ी तो कुछ जेनेटिक टेस्ट भी महत्वपूर्ण है। एएनए एंटीबॉडी जैसे टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं। तो चिकित्सा उपचार, तो सब रुग्ण पूछेंगे डॉक्टर साहब ये समस्या ठीक होती है क्या? तो डेफिनेटली आयुर्वेद के उपचार से ये समस्या सॉल्व होने में काफ़ी मदद होती है। तो हम जानते हैं कि पहले इसमें मॉडर्न साइंस में क्या उपचार उपलब्ध है। तो मॉडर्न साइंस में जनरली इसमें हार्मोनल थेरेपी की जाती है, दवाइयाँ दी जाती है ताकि काउंट नॉर्मल होने में फ़ायदा हो। अस्थियानोअज़ोस्पर्मिया अर्थात लो स्पर्म मोटिलिटी, इसके लिए काफ़ी अच्छे उपचार आयुर्वेद में किए जाते हैं और उसके प्रभावशाली रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। गत 16 से अधिक वर्षों से हमने कई सारे रुग्णों पे उपचार किए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो एग्जैक्टली क्या ये उपचार है? तो वाजीकरण चिकित्सा इस ट्रीटमेंट का नाम है। तो वाजीकरण चिकित्सा में रसायन चिकित्सा, पंचकर्म, औषधिया, योगासन इनका प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस केस क्लिनिक में आती है तो उसके लिए जनरली पहले रुग्ण परीक्षण होने के बाद प्रकृति परीक्षण और उसके लिए जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशन है वो करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट डिज़ाइन हो जाती है और ये सब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होते हैं। तो जनरली इसमें जो पहला ट्रीटमेंट का पार्ट है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, तो अर्थात पंचकर्म चिकित्सा। पेशेंट अगर कफ प्रकृति का है तो उनके लिए वमन चिकित्सा, पित्त प्रधान व्यक्ति का है तो उसके लिए विरेचन चिकित्सा, ये बेसिक पंचकर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद वात प्रधान संप्राप्ति में बस्ती चिकित्सा और एफ्रोडियाजिक पावर बढ़ाने के लिए वृक्ष बस्ती। तो ये सारे ट्रीटमेंट इसमें किए जाते हैं और महत्वपूर्ण चिकित्सा है दैट इज उत्तर बस्ती। तो पुरुषों के यूरोजेनिटल मार्ग से दवाइयाँ दी जाती है जो शुक्र जनन, शुक्र का पोषण, शुक्र की गति, शुक्र का काउंट बढ़ाने के लिए, शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हेल्प करती है एंड वो अतिशय महत्वपूर्ण चिकित्सा है फर्टिलिटी में। तो उत्तर बस्ती, उसके बाद शिरोधारा स्ट्रेस कम करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पंचकर्म चिकित्सा के साथ आयुर्वेद की काफ़ी सारी औषधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है और रुग्ण परत में बदल होते हैं। हर एक व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से उसमें पर्सनलाइज दवाइयाँ दी जाती है। तो जनरली अमृतप्राश, वाजीकरण योग, वृक्ष योग ऐसे कुछ दवाइयों का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण दवाइयाँ उसमें काम करती है और इसके साथ महत्वपूर्ण है योगासन, सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये तो बेसिक है। पश्चिम उत्थानासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, सेतुबंधासन, ये सारे योगासन इस समस्या को नॉर्मल सॉल्व करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तज्ञ योग शिक्षक के अंडर या आपके आयुर्वेदाचार्य के गाइडेंस से आप इसको कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट लेना है। उसमें विटामिन सी, विटामिन ई का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, जैसे अखरोट, अंगूर, बादाम, ये तो महत्वपूर्ण है, अंजीर, दूध, शुद्ध देसी गाय का घी और ये सारी हम लोग रेगुलरली इसमें प्रैक्टिस में करते हैं तो डेफिनेटली इसमें हेल्प होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अस्थियानोअज़ोस्पर्मिया दैट इज लो स्पर्म मोटिलिटी के बारे में डिटेल जानकारी दी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी सवाल है तो ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसकी उचित जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और इस समस्या के बारे में आपके कोई दोस्त, नातेवाईक जो भी इसमें परेशान है तो उनको आप नज़दीक के वैद्यों को दिखा के ज़रूर आयुर्वेद का उपचार लीजिए या स्क्रीन के दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा क्लिनिक में भी आप उपचार ले सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद को अपने दिनचर्या में अपनाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।